स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के लिए हमारे अतीत भाग 1 इतिहास। आज हम इसका चैप्टर करेंगे 6, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। सबसे पहले है हमारे पास कुछ लोग शासक कैसे बने। आज वर्तमान की बात करें तो हम अपने शासकों का चुनाव कैसे करते हैं, वोट के द्वारा करते हैं। लेकिन बहुत साल पहले जो शासक हुए थे उनका चुनाव कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। पहले देखो, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव किसके जरिए करते हैं, मतदान, इलेक्शन के थ्रू। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 5 में पढ़ा है। कुछ राजा समझता है जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जो ये जन शब्द आया है, ये समझिए सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी हमारे गांव। गांव क्या होता है? जब एक लोगों का एक समूह हो जो किसी एक स्थान पे रहता है वो गांव कहलाता है। और गांव का समूह हमारा क्या कहलाता है? विश्व। और विश्व का समूह, विश्वों का समूह, ठीक है, वो क्या कहलाता था? जन। जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में भी प्रतिष्ठित होते थे। भी वो मतदान के जरिए लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते थे। वो कैसे चुने जाते थे कि एक यज्ञ करवाते थे जिसका नाम क्या था? अश्वमेध। जिसमें क्या होता था? अश्वमेध घोड़ा। इस यज्ञ को करवाने के बाद वो अपना घोड़ा छोड़ देते थे और जहाँ भी वो घोड़ा स्वतंत्र रूप से जाता था वो जगह है, वो इलाका किसका हो जाता था? उस राजा का। अगर उसका विरोध करना था तो उसके लिए उस घोड़े को पकड़ लेते थे। फिर उन राजाओं के बीच में युद्ध होता था। युद्ध में जो जीतता था वही उसी का क्या हो जाता था? राज्य हो जाता था। देखो क्या कहता है हमें, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था और वो जगह किसकी होगी? जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, साथी होता था। यज्ञ के अवसर पर यह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानी और पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे कि भी उनको भी कोई जो रीति होती थी उसका पालन करना पड़ता था। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। कि भी मुख्य काम किसका था? राजा का, राजा की रानियों का और उसके पुत्रों का। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य अनुष्ठान करता था। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। वैश्य क्या होते थे? व्यापारी वर्ग को वैश्य कहा जाता था। उन्हें पुरोहित शुद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। कईयों में किया जाता था, कईयों में नहीं किया जाता था। अब हमारे पास है वर्ण। वर्ण जो शब्द है वो किस लिए यूज हुआ है हमारे लिए? वर्ण वर्ग बन गया था कि भी पूरे समाज को 4 भागों में बांटा गया था। वो कौन से थे उनके बारे में बताया गया है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। ऋग्वेद सबसे हमारा प्राचीन वेद है। उसके बाद जो भी रचनाएं हुई वो सब की सब हमारी किस में आते हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ में आती है। इसके अंतर्गत देखो सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिसमें पुरोहित थे, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा
योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया है। वो कौन से हैं हमारे? उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य होते थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, ठीक है। इनके काम भी विभाजित किए गए थे वर्ण के अनुसार। जो पहला था ब्राह्मणों का था, उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यह करना था। उनके लिए उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वेश्या वैश्य आते थे, जो व्यापारी थे। इनमें कृषक थे, पशुपालक थे और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यह करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान किसका था? शूद्रों का। इनका काम था, ये जो तीनों वर्ण बताए हैं, पहला हमारा ब्राह्मण का वर्ण था, ठीक है। उसके बाद हमारा किसका था? क्षत्रिय का। फिर किसका आया? शूद्रों का। इन सब की सेवा करने का काम किसका था? शूद्रों का। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है। इस समय में जो महिलाएं थी उनकी दशा हीन थी, लेकिन इस समय में कुछ ऐसी महिलाएं थी जैसे कि लोपामुद्रा, जिसका नाम एक विदुषी के रूप में आता है, इसका अपवाद है। आगे हम देखते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान क्या कहलाती थी? ब्राह्मणी होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही उनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। सब तरह की सोच के थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब चित्र दिया गया है, इसमें चित्र धूसर पात्र। धूसर होता है ग्रे, ठीक है। पात्र चित्रित मतलब पेंटेड। पात्र जो ये पोट है, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतले सतह के, सुंदर और चिकनी हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों और भोजन परोसने के लिए किया जाता हो। अब हमारे पास आ गया जनपद, ठीक है। पहले जन था, फिर जनपद बना। महायज्ञों को करने वाले राजा जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह है, मतलब लोगों के बसने की जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद चित्र मानचित्र 4 पृष्ठ 57 पे हमारा दिया गया है। ये है हमारे, जिसमें हमारे पास है पंचाल हो गया, इधर तक्षशिला हो गया, उज्जैनी, अवंती, मगध, ठीक है। ये वैशाली, वज्जी की अंग, ये इनकी राजधानी और जो जनपद है वो दिए गए हैं। 16 जनपदों का पहले उल्लेख होता है, उनके बारे में हम उनमें से इस चैप्टर में कुछ के बारे में पढ़ेंगे। पूरा तत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंची खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, ठीक है। धूसर मीन्स ग्रे कलर के और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना है, जो इस चित्र में हमारे पास दिए हैं। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में थे, ठीक है। आगे हैं हमारे महाजनपद, इनके बारे में बताएंगे जो इस चित्र में है हमारे पास। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए।
इन्हें महाजनपद कहने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। उनके चारों तरफ किले बनाए जाते थे। देखो, इनके चारों लकड़ी या ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कुछ लोगों ने अन्य राज्यों के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का भी गुणगान करते थे। ठीक है, इनमें से जो हमारे महत्वपूर्ण जनपद आएंगे उसमें मगध था, जो शक्तिशाली था। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और शक्ति का प्रदर्शन भी करते। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। जितने ज़्यादा उनका विस्तार था अपने राज्य का, उतनी ज़्यादा उनको सेना रखनी पड़ती थी। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान समझता आहत सिक्के। ठीक है, आहत सिक्के हमने पहले पढ़ा था, जिसके ऊपर क्या होता है, सिक्कों के ऊपर कोई मोर बना के उनके ऊपर छाप छोड़ दी जाती थे। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। कर क्या होता है? कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इनके लिए पैसे उनको चाहिए होते थे। पैसे के लिए वो जो भी जैसे फसलों पर या फिर पशुओं पर या और भी कई चीज़ें होती थी जिन पे वो टैक्स लगा देते थे। जिनकी जो टैक्स है वो किनके पास आता था? राजा के पास आता था। और वो राजा उन पैसों से अपनी सेना और अपने राज्य की समृद्धि को बढ़ाते थे। उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग क्या थे? कृषक थे। कृषक अधिक मात्रा में थे तो उनके ऊपर उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों, ठीक है, शिकारियों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर कर देना पड़ता था। अब इस समय में कृषि में क्या क्या परिवर्तन आए उसके बारे में जानते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब वो किससे परिचित हो गए थे? लोहे से। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, उसके बारे में हम अगले चैप्टर में जानेंगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण किया जाने लगा। अब रोपण विधि से भी जो खेती थी वो की जाने लगी। अब पहले की तुलना में सबसे ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासियाँ और जिनके पास भूमि नहीं होती थी उनको वो करते थे। अब है हमारे पास जो हमारे शक्तिशाली जनपद थे, जिसमें सबसे पहले मुख्य नाम किसका आता है? मगध का। मगध ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भी भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। मगध की विशेषता यह थी कि ये चारों ओर से पहाड़ों से और जंगलों से घिरा हुआ था, जिससे इनको लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती थी। और भी ऐसे सामान थे जिनसे उनके राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिलता था।
एक यहाँ पे लोहे की अयस्क की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए इनका उपयोग होता था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजात शत्रु हुए। सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे शासक थे तो बिंबिसार था और एक अजात शत्रु। इन जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मन एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। ठीक है। बिहार में राजगिरी है। आधुनिक राजगिरा कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पहले इनकी कौन सी थी? राजगिरी को इन्होंने राजधानी बनाया, उसके बाद किसको? पाटलिपुत्र को। 2300 साल से भी पहले की बात है।